हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई और तैयारी में पूरी तरह से मशगूल और व्यस्त हैं। 10 दिन 10 रैमॉक चैलेंज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रैमॉक 2 का डिस्कशन करेंगे। जिन लोगों ने इस मॉक को अटेम्प्ट नहीं किया है वो इस वीडियो को अभी ना देखें सर, पहले आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर आपको एक ड्राइव का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करो, उस पर पीडीएफ मिलेगी मॉक की जिसमें क्वेश्चंस भी हैं 100 टीयर 2 के और सॉल्यूशंस भी हैं। तो आप पहले सॉल्व करिए, उनके सॉल्यूशंस देखिए एंड देन इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैं 20 सवालों को, जो रैमॉक 2 के 100 सवाल हैं उसमें से 20 सवाल मैंने चुने हैं, वो मैं यहां डिस्कस करूंगा। लेकिन आप पहले मॉक दो तभी करना। मॉक 3 भी अपलोड हो चुका है तो उसको भी डाउनलोड करके और उसकी आप एक बार उस मॉक को भी सॉल्व कर लीजिए ताकि आपको इस सीरीज का खूब सारा फायदा हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और रैमॉक 2 का डिस्कशन करते हैं। और ये आपका क्लास नंबर 2 है। इसके पहले हमने एक क्लास ली है, अगर उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन। ये जो है क्वेश्चन मैंने पिक किया है, पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे ये उस मॉक में क्वेश्चन नंबर 6 है, तो हमने वही सीरियल नंबर यहां पिक किया ताकि आपको फॉलो करने में मुश्किल ना हो। तो यहां बहुत ध्यान से आपको देखना है सर कि ये आपका क्वेश्चन है कि x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, आपसे 1/x + 1 + 1/y + 1 आपको देखना है। अब इस सवाल में क्या है ना कि इस सवाल में जो निकालना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरीका तो होगा कि आप भैया बिना कुछ सोचे समझे इसको लगाना शुरू करोगे, लेकिन ऐसे बात नहीं बनेगी। सर्ड के टर्म है, काफी खतरनाक टर्म है। अगर आप थोड़ा देर इसको ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ मालूम चलेगा कि 97 और 81 का जो अंतर है वो 16 का है। ऐसे ही 65 और 49 का जो अंतर है वो भी 16 का है। तो अगर आप यहां से x इंटू वाई निकालेंगे सर तो वो बनेगा क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ऊपर बनेगा और नीचे बनेगा c प्लस डी इंटू सी माइनस डी। तो कुल मिलाकर जो वैल्यू आपकी बनेगी वो बनेगी 97 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 65 माइनस 81। खास बात क्या है, ये वैल्यू 16/16 हो जाएगी और ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। अब एक चीज और भी अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत कर लोगे। आप चाहो तो आप यहां पर रख दो इसको, जैसे आप कहोगे यहां पर कि 1/x + 1 है, मैं ऐसे लिखूंगा। और अब x इंटू वाई अगर 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 1/x होगी, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो ये वैल्यू आप कहोगे अब मुझे निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, आप कहोगे ये तो हो गया 1/x + 1 प्लस x/x + 1। अब ये अगर मुझे निकालना है और मैं x + 1 को नीचे कंबाइन कर दूं तो x + 1/x + 1 बनेगा और उत्तर आपका क्या आ जाएगा, 1। लेकिन सिर्फ इतनी जानकारी काफी नहीं है। आप सोचो कि अगर यहां x² दिया होता, यहां y² दिया होता तो आंसर क्या होता, अरे तब भी 1 होता। यहां अगर x³ होता, यहां y³ होता, तब भी उत्तर 1 ही होता। यहां x की पावर n हो और यहां y की पावर n हो, उत्तर आपका क्या आएगा, उत्तर आपका 1 ही आएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है एक रिलेशन कि जब भी x इंटू वाई 1 के बराबर है तो आपका 1/x की पावर n + 1 प्लस 1/y की पावर n + 1, इसका जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है ताकि वो कुछ भी पूछे आप धड़ाम से उत्तर मार दो, धड़ाम से। जिन्हें नहीं आता है वो धड़ाम से गिरेंगे और तुम धड़ाम से उत्तर मार देना। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका आपको ध्यान रखना है कि जब भी x इंटू वाई 1 है तो ऐसा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से। जो लोग कहेंगे 6 के बाद 9 कैसे आ गया, अरे मैंने 20 सवाल उठाए तो जो भी नंबर है उनका मॉक में वही उठाया है। ठीक है, तो दिल मत दहलाना अपना कि 6 के बाद सीधे 9 कहां से आ गया। x - y दिया है, ये दिया x - y आपसे पूछा गया है। तो देखो ये इस तरह का सवाल आपने किया होगा, अभी पूछा भी जा चुका है रिसेंटली। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको पहले देखते हैं। तो अगर आपको x - y निकालना है तो दो तरीके हैं, या तो आप किसी तरह से x और y निकालो, आप कहोगे निकल सकता है क्योंकि 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, शायद निकल जाएंगे। या फिर आप किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का यूज करके x - y निकालो। अब देखो 2 चीज दिखा रहा हूं मैं आपको। पहले हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं और फिर इन दोनों को कंबाइन करते हैं, 2 इक्वेशंस बनेंगी। जरा उनको ध्यान से लिखते हैं। इसको आप y को पहले इधर लेके आओ तो आपको मिलेगा x + y बराबर √xy + 16। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस। आप कहोगे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x² + y² + 2xy बनेगा। xy ये वाला इधर ले आओगे तो आपको मिलेगा ऐसा कुछ। तो ये हम करें इक्वेशन नंबर 1।
दूसरा देखो, जब इसको हम इसके बराबर करेंगे, दोनों साइड का क्यूब निकालेंगे, तो ये एक्स क्यूब बराबर बनेगा 16 प्लस वाई क्यूब। वाई क्यूब अगर आप इधर ले आओगे तो बनेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 16। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 2 को आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दो। अगर आप ऐसा डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 1। आपको पता है अगर आप फैक्टराइज करोगे तो ये कैसे खुलेगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहां वैल्यू आपकी बचेगी सिंपली एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई की वैल्यू 1 के बराबर हो गई। आपका उत्तर क्या हो गया, डी। तो आसान सा सवाल था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यूज करके हमने सीधा उत्तर लगा दिया। हमारा एक्स माइनस वाई कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया, और यही आपका उत्तर है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। ये जो सवाल है कुछ सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है, डेसिमल में वैल्यू है, ऑप्शन भी बड़े खतरनाक से दिख रहे हैं, तो थोड़ा कैलकुलेशन तो होगा, पर डरना नहीं, करना है। चलो करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है, कितना दिया है, 8477.5। रेट दिया है आपको 18/6% पर एनम, 2 साल 6 महीने के लिए। आपको बताना है प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा। तो जरा निकाल लेते हैं भैया प्रिंसिपल कितना होता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से यहां पर क्या दिया, 18/6% को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 18 छक्के 108 और 1 बनेगा 109/6%। ये हो गया रेट, और ये रेट हो गया। और जो टाइम पीरियड दिया है वो 2.5 साल दिया है आपको, मैं इसको 5/2 बोल सकता हूं, ईयर्स। तो रेट और टाइम का अगर आप गुणनफल निकालते हो तो क्या मिलेगा आपको, आपको ये मुझे मिलेगा 109 इंटू 5/12, और कुछ कटा नहीं। ठीक है, अब अगर आप कहोगे कि आपका इनिशियल जो प्रिंसिपल है वो मानते हैं एक्स है, तो आप कहोगे कि 109 इंटू 5/1200, ये इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 100 से डिवाइड करके। प्रिंसिपल अगर एक्स है तो इतना परसेंटेज ऑफ एक्स विल बी दिस इंटू एक्स। ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ, और इसकी वैल्यू सवाल में दी है 8477.5। अब भैया करनी है कैलकुलेशन, आपको निकालना है एक्स। तो मैं दिखाता हूं एक्स को आप कैसे आसानी से निकाल पाओगे। ये वैल्यू हो गई 1200 इंटू 8477.5 डिवाइडेड बाई 109 इंटू 5 है। ठीक है, सबसे पहले इस 5 का हिसाब किताब करते हैं। अब अगर इस 5 का हिसाब किताब मुझे करना है तो आप कहोगे 5 को हटा के हम 10/2 भी लिख सकते हैं। अच्छा, 10/2 अगर आपने इसको लिखा तो 1 0 तो यहां से कट जाएगा। अब ये 2 उठा के मैं ऊपर ले जा सकता हूं, 2 उठा के मैं ऊपर ले जा सकता हूं, इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो ये वैल्यू हो गई 120 इंटू, यहां पर 109 ही रहेगा, और 2 अगर ऊपर गया तो देखो 84 दूना होता है 168, और ये जो 77.5 है इसका डबल होता है 155। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 16955। अब देखो भैया ऐसा, इसके आगे तो करना पड़ेगा आपको सिंपली डिवाइड, और कोई चारा नहीं, क्योंकि कुछ कट पिट रहा नहीं है। तो कैसे करेंगे, 109 को एक बार लेके जाएं तो 109 बनेगा, फिर आप कहोगे 60 बाकी है, 605 बाकी है। कितनी बार जाएगा, 6 बार तो जाएगा नहीं, अब 6 बार ज्यादा हो जाएगा तो 5 बार जाएगा। 5 बार अगर 109 को ले जाते तो 545 गया, और 545 के बाद 60 फिर से बाकी है, और 5 यहां और बाकी है। तो आप कहोगे एक बार 5 और चला जाएगा। कुछ ऐसा बनता हुआ आपको दिख रहा है कि नहीं, ऐसा दिख रहा है 155.5। अब खास बात क्या है कि जैसे आप 545 और ले जाओगे, यहां अब बचेगा 60, एक दशमलव लगाओगे तो एक 0 आएगा, फिर से आपका 5 बार जाएगा, फिर आपका बचेगा 55 बचेगा कि नहीं, और 55 अगर बचेगा आपका तो फिर से 5 बार जाएगा, राइट, 5 9 45। तो कुल मिलाकर दशमलव के 2 स्थान तक भी अगर चले जाए तो 155.55 आया। इसको मुझे 120 से गुणा कर देना है। तो अब देखो कहानी यह है कि 120 गुणे 155.55 की कहानी है। कैसे करेंगे, मुश्किल नहीं है, परेशान मत होना। आप पहले क्या करो, इसका 150 लेके 120 से गुणा कर दो, 15 इंटू 12 होता है 180। तो ये वैल्यू आपकी सीधे होगी 18,000। अब बचा 5, 120 को 5 से गुणा करोगे तो यहां आएगा 600, 120 को 0.5 से गुणा करोगे तो यहां आएगा 60, 120 को इससे गुणा करोगे 6 आएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 18666। अब इसके आगे अगर आप जाओगे तो जाहिर सी बात है जो वैल्यू आएगी, हमें इतने से ही मेरा उत्तर मिल चुका है, वो ऑप्शन है ए, 18666.05। इस सवाल में डेफिनेटली कैलकुलेशन है, और अगर ये सवाल आपने एग्जाम में पहले ही उठा लिया, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, तो आइडियली इसको छोड़ो, क्योंकि ये तो शुरू में इनकाउंटर होगा। अगर इसी ऑर्डर में क्वेश्चन है तो छोड़ देना इसको, आगे बढ़ जाना, ठीक है, बाद में आके करना, क्योंकि डेसिमल में वैल्यूज हैं, ऑप्शन जैसे देखे खतरनाक है। सवाल को छोड़ने के लिए कोई बहुत लॉजिक नहीं लगाना है, भैया दशमलव में है, अजीब सा परसेंटेज है, आंसर भी अजीब से हैं, भैया इसको छोड़ो,
ठीक है, चलते हैं। पहले राउंड में उन्हीं सवालों को करना है बालक जो सवाल समय ज्यादा ना ले, जिसमें कोई तकलीफ ना हो, आराम से निकल जाए, वही सवाल करने हैं आपको। पहले 1 घंटे का आपका जो रन रेट होना चाहिए 1 क्वेश्चन पर मिनट या 1 मिनट पर क्वेश्चन होना चाहिए। आपको जहां शंका हो रही हो कि भैया 1 मिनट से ऊपर निकलेगा, उस सवाल को तुरंत ड्रॉप करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 17, राजेश ने 8500 डिपॉजिट किया है बैंक में जो 16% इंटरेस्ट पर एनम देता है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग हुई है, बताना है कि कितना अमाउंट मिलेगा 9 महीने के बाद 16% पर एनम। क्वार्टरली कंपाउंडिंग, क्वार्टर का मतलब क्या होता है 1/4, 16% 1 साल का, तो 4 महीने का, क्वार्टर 4 महीने का नहीं होता है, 3 महीने का होता है। 1 साल का 1/4 3 महीना होता है। सो 1 क्वार्टर का जो इंटरेस्ट होगा, जिसको हम बोलेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट या 3 महीने का इंटरेस्ट, वो बन जाएगा 16/4 यानी 4%। अब 9 महीने में अगर आपको निकालना है कहानी, तो ये हो गया 4% 3 बार। क्या हो गया 4% 3 बार। 4% 3 बार का जो नेट होता है वो आपका होता है 12.4864%। ये नेट होता है, जिसको हम बोलेंगे CI फॉर 3 साइकिल, या हम यहां कह सकते हैं 9 मंथ्स। हम इसको इफेक्टिवली बोल सकते हैं 12.5%, उससे हल्का सा कम, क्योंकि 12.5% निकालना ज्यादा आसान होगा। 1/8 होता है, 1/8 निकालेंगे, उससे हल्का सा कम मेरा उत्तर होगा। और उत्तर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा करीब हैं, ये 2 उत्तर जो बहुत करीब हैं, इनमें भी ठीक ठाक अंतर है। 70 के आसपास का अंतर दिख रहा है, 70 के 60 के आसपास, 55 के आसपास का अंतर है, काफी है हमारे लिए इतना। ठीक है, तो 1/8 ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बहुत करीब है। अब हम निकालेंगे 1/8 8500 का। तो देखो भैया 8500 तुम्हारा प्रिंसिपल था, उसमें इतना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 1/8 इसका, इससे थोड़ा सा कम आएगा, तो ये ध्यान रखना। आप कहोगे देखो 8000 को अगर 8 से डिवाइड कर दे तो 1000 आता, और 500/8 क्या होता है, 5/8 62.5 होता है। 500/8 कितना होगा 62.5, 5/8 परसेंटेज में 62.5 होता है, तो 500/8 के बराबर ही तो होता है 5/8। 5/8 को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हो आप, 5/8 इंटू 100, तो 500/8 62.5 के बराबर होगा। तो 1000 प्लस 62.5 यानी 1062.5 ये हो गया। यहां जोड़ दो जरा 1062.5 है ना। आप अगर जोड़ोगे तो यह है 9562.5। आप कहोगे सर ये तो कहीं नहीं दिख रहा है, क्या करें। दिख रहा है यहां, मैंने क्या बोला था, उससे थोड़ा सा कम। ये हमने थोड़ा ज्यादा ले लिया यार, इससे थोड़ा सा ज्यादा ले लिया तो थोड़ा सा कम आएगा। थोड़ा सा कम क्या है, बी। कक्षा 10 में थोड़े ना हो, उस कक्षा से बाहर निकलो। लोग अपने कक्षा से बाहर ही निकलते हैं, कक्षा 10 में ही रहते हैं। बाहर निकलो वहां से, कम आउट ऑफ द कक्षा 10। आपको एग्जैक्ट आंसर मैच नहीं करना है, आपने अप्रॉक्सीमेट किया। यहां पर अप्रॉक्सीमेट किया, तो अप्रॉक्सीमेट में उत्तर देखो ना, उससे थोड़ा कम यही है, तो वही लगा दो, टेंशन नहीं लेने का। करेक्ट हो गया उत्तर। चलो क्वेश्चन नंबर 30। बड़ी फास्ट क्लास चल रही है यार, हैं 13 मिनट में 30वां सवाल आ गया। वाह 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 वाह, क्या बात है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम, और इसका एरिया 284 सेंटीमीटर स्क्वायर है। साइड एबी को एक्सटेंड करते हैं ई तक, इस तरीके से एबी बी के बराबर है। अगर ईडी इंटरसेक्ट करे बीसी को एफ पर, तो बताना है डीएफसी का एरिया क्या होगा। तो मेंटली विजुलाइज करोगे तो उत्तर भी मेंटली आ जाएगा। ठीक है, नहीं कर पाओगे तो लगाना पड़ेगा। उत्तर है बी। कैसे, देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि देखो तुम्हारे पास ऐसे एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, इसको तुमने यहां से क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ई तक आपने एक्सटेंड किया, ये दोनों वैल्यूज क्या है, बराबर है। फिर आपसे कुछ बोला है ऐसे, इसको आपने मिला दिया, ये पॉइंट तुम्हारा कह रहा है एफ है, ये पॉइंट क्या है, एफ है। इस पैरेललोग्राम का एरिया 281 है। इस पैरेललोग्राम का एरिया जो है ये आपको दिया है कितना, 284। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखना आप, ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। कैसे, मैं समझाता हूं। थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो, मान लेते हैं कि ये 2x है। अब आप कहोगे कि ये तो इसका मिड पॉइंट हो गया, बी जो है ए का मिड पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, और पैरेललोग्राम है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है कि नहीं है। तो अगर आप त्रिभुज देखोगे DAE, तो आप कहोगे कि जो आपका FB होगा, ये चूंकि पैरेलल है, मिड पॉइंट थ्योरम टाइप की चीजें आपने देख रखी है, तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। और पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजा बराबर होती तो ये भी x होगा, तो एक तरह से ये भी मिड पॉइंट हो गया। अब अगर आप कहोगे कि आपको एरिया DFC का निकालना है, यानी इसका एरिया चाहिए आपको DFC, तो DFC का एरिया पैरेललोग्राम का एरिया का 1/4 है। पूछो कैसे, देखो अगर आप एक लाइन यहां से पैरेलल ऐसे खींच दो,
तो ये पूरा पैरेललोग्राम दो इक्वल एरियाज में डिवाइड हो गया, फिर ये उसका आधा है, क्योंकि ये जो पैरेललोग्राम है ये उसका डायगोनल है, तो ये उसका आधा है, तो कुल मिला के इसका एरिया 1/4 हो गया। 1/4 इंटू 284 आपका 71 हो जाएगा। आप प्रैक्टिस अच्छी करोगे जब, तो आप ये डायग्राम मेंटली विजुअलाइज कर पाओगे और आप आंसर सीधा मेंटली भी लगा सकते हो। ज्योमेट्री में कई सवाल ऐसे होंगे जहां आपको डायग्राम ना बनाना पड़े। ठीक है, अगला सवाल देखिए। एक त्रिभुज के कोणों के परिमाण, परिमाप नहीं होगा यार, कोणों के परिमाण के, हिंदी थोड़ी कमजोर है बालक, तो नहीं पता क्या है परिमाण सही है गलत है, आई डोंट नो। मुझे लगा परिमाप होगा, बट कोण है तो परिमाप तो हो नहीं सकता। तो वहां देखते हैं, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल को हम अगर असेंडिंग ऑर्डर में करें, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही, आरोही जानता हूं मैं, डिसेंडिंग को बोलते हैं अवरोही। हाँ, क्लास 4th में पढ़ा था ये चीज। अगर डिफरेंस दोनों कंसेक्यूटिव एंगल्स में 15 डिग्री हो, इफ द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव एंगल 15 डिग्री हो, तो लार्जेस्ट एंगल क्या होगा? भैया ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल हो गया। पूछो कैसे? आप कहोगे हम एक एंगल को मानेंगे x, एक मानेंगे x माइनस 15 डिग्री, एक मानेंगे x प्लस 15 डिग्री, क्योंकि दो क्रमागत कोणों में अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो 15 डिग्री का अंतर है। तो यहां पर आप मान लो x, तो ये 15 कम, ये 15 ज्यादा, इनका टोटल कितना होगा? 3x। और त्रिभुज के कोणों का सम क्या होता है? 180 होता है। x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 60 डिग्री आ गई। और x अगर 60 डिग्री आ गया तो लार्जेस्ट एंगल तो यही होगा तुम्हारा 75 डिग्री। तो आप कहोगे 75 हो गया आंसर C, एंड C बिकम्स योर राइट आंसर। बहुत ही सरल सवाल था, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। एग्जाम में कुछ ऐसे सरल सवाल आते हैं इनको पकड़ के तुरंत ही जकड़ लेना होता है, ऐसे सवालों को छोड़ना नहीं होता, तुरंत ही करना है, इनको तो छोड़ ही नहीं सकते तुम। ये सवाल है छोड़ने वाला। ठीक है, देखने में इतना बड़ा लग रहा है, नन ऑफ दीज भी है, कल यार छोड़ो बाद में करेंगे इसको, बट एनीवे पढ़ते हैं, अच्छा सवाल है। कह रहा है √3 सेंटीमीटर की त्रिज्या की आपके पास 4 आइडेंटिकल बॉल्स हैं। ठीक है, स्फेरिकल है, ऑब्वियसली रेडियस दिया हुआ है। 3 बॉल्स को आपने प्लेस किया है प्लेन पर इस तरीके से कि तीनों एक दूसरे को टच करते हैं। आप मेंटली विजुअलाइज कर सकते हो कि 3 बॉल्स आपके पास हैं, 1 2 3, तीनों बॉल्स को ऐसे रख दिया कि तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, एक चौथी बॉल है जो आपने उसी रेडियस की है, सेम रेडियस की है, उसको आपने जो वाइड स्पेस है, जब 3 बॉल को आप टच करते हुए रखोगे ना, बीच में थोड़ा सा गैप मिलेगा, तो उस गैप में आपने एक चौथी बॉल भी ऊपर से ऐसे टिका दी। आपको बताना है कि जो सेंटर है 4th बॉल का, वो प्लेन, जिस प्लेन पे रखा हुआ है उससे क्या दूरी। आप ऐसे विजुअलाइज करो कि आपके पास ये जो फर्श है आपके घर में जहां पर आप बैठ के भी पढ़ रहे होगे, उस पर आपने 3 स्फेरिकल बॉल रखी। फुटबॉल इमेजिन कर लो कि 3 फुटबॉल ऐसे रख दिया सटा के बिल्कुल। अब जो वाइड स्पेस है उसमें आपने एक चौथा फुटबॉल बिल्कुल रख दिया। तो अब निकालना है जो चौथा वाला फुटबॉल जो ऊपर रखा है उसके सेंटर का तुम्हारे फर्श से दूरी कितनी है। बहुत ही शानदार सवाल है और इसको मैं इतना आसान बना दूंगा कि सोच भी नहीं सकते हो। अगर आप सेंटर्स जो चारों इस तरह के स्फीयर्स हैं उनके सेंटर्स को मिला दोगे तो आपको एक चीज देखो, आपको ये तो पता ही होगा कि 3 जो स्फीयर्स हैं वो ऐसे बनेंगे। 3 की बात करो, चौथा तो इनके ऊपर रखा है, उसको छोड़ दो। 3 स्फीयर्स आपके इस प्रकार से बनेंगे और 3 स्फीयर्स अगर इस प्रकार से बनेंगे और मैं उनके सेंटर्स को ऐसे ज्वाइन कर दूं, मान लेता हूं इसका रेडियस r है, तो ये r r r r r और r बनेगा कि नहीं बनेगा? यस, क्लियर? क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है? इसका रेडियस अगर मतलब साइड जो है 2r है। यस। अब जो चौथा आपने रखा है उस चौथे को हम ऐसे देखते हैं थोड़ी देर के लिए, हम इसको भूल जाएंगे। अब उस चौथे को इन दोनों के साथ अगर आप देखोगे तो आपको फिर से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखेगा। उसके सेंटर को अगर आप ज्वाइन करोगे, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि 4 हैं हमारे पास, उन चारों को हम अलग अलग दिशाओं से देखते हैं। तो एक दिशा ये हो गई, ऐसे देखा आपने, 3 देखे जो फर्श पे रखे हुए हैं। फिर मैंने कहा कि एक जो ये ऊपर है आपका, ऊपर स्फीयर ऐसा है ना, ऐसा यहां पर ऊपर, उसके सेंटर को अगर हम इन दोनों से ज्वाइन कर दें तो वो भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, वो भी 2r का होगा। तो फिर उसके सेंटर को आप इन दोनों से ज्वाइन कर दो, उसके सेंटर को आप इन दोनों से ज्वाइन कर दो, तो आपको उसके सेंटर से 3 और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हुए दिखेंगे विद द साइड 2r। आपको पता है इस फिगर को क्या बोलते हैं? इस फिगर को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रन। ठीक है, टेट्राहेड्रन बन गया कि नहीं बन गया? आपके पास 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, एक ये नीचे वाला हो गया, उसके बाद आपका यहां पर ये सेंटर है उस वाले स्फीयर का, और आप कहोगे अगर ये उस वाले स्फीयर का सेंटर है भैया, तो ये इस तरह से सबके सेंटर्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? टेट्राहेड्रन बनाएंगे। लेकिन आपसे जो पूछा गया उसको बहुत ध्यान से देखिएगा।
आपसे पूछा गया है कि उसके सेंटर की दूरी फर्श से क्या है, जिस प्लेन पे ये 3 रखे थे उनसे क्या है। तो कैसे निकालोगे, आप कहोगे सबसे पहले तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है इनके सेंटर्स को मिलाने से मैं इससे दूरी निकाल लेता हूं, ये हाइट निकाल लेता हूं पहले h। टेट्राहेड्रन की हाइट का फॉर्मूला होता है √2/3 इंटू ए, वेयर ए इज द साइड ऑफ एनी ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो कि यहां पर 2r के बराबर है। अच्छा अब देखो, ये जो फर्श पर आपके तीनों बॉल्स रखे थे उनके सेंटर्स को जब आपने ज्वाइन किया है तो वो जो ट्राइंगल बना है वो फर्श से कितना ऊपर है, वो फर्श से ऑलरेडी r ऊपर है, r डिस्टेंस है फर्श से उसकी। जो ट्राइंगल आपका ये बना है, ये ट्राइंगल जो है स्फीयर के सेंटर से बना है, तो वो ऑलरेडी रेडियस 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 r ऊपर है। तो जो नेट हाइट आप पूछ रहे हो कि चौथे वाले गोले की फर्श से क्या होगी, वो h प्लस आर के बराबर है, जहां पर r रेडियस है और आपका ये वैल्यू है √2/3 इंटू 2r प्लस r की वैल्यू मुझे √3 रखनी है, क्वेश्चन में दिया है रेडियस √3 है, √3 रखोगे कटेगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 2√2, या फिर हम बोल सकते हैं √8 प्लस √3, 2√2 प्लस √3 आ जाएगा। √8 प्लस √3 कहीं दिया हुआ है क्या, नथिंग, नो वेयर इट इज गिवन, आंसर इसका हो गया डी। तो बड़ा अच्छा सवाल है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना कि जब 4 स्फीयर इस तरीके से रखे जाएंगे तो उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने से में बनता क्या है, टेट्राहेड्रन, और टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला लगा के h निकलेगा और इसमें r जोड़ देंगे तो नेट ऊंचाई मिल जाएगी, फर्श से दूरी मिल जाएगी चौथे के सेंटर की। और ये बड़ा शानदार सवाल था जो आपने भी किया है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे समझ लेना, आपके मेंस में हो सकता है आ जाए, तो फट से लगा देना। क्वेश्चन नंबर 46, एडी की वैल्यू कह रहा है 12 है, एबी की वैल्यू 16 है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है और वहां वो 20 दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका एरिया बता दो। बहुत आसान सवाल है भाई, 4 इंटू 4, 4 इंटू 3, 4 इंटू 5, ये 20 हो गया, तो 20 20 20 से इक्विलेटरल ट्राइंगल बना। जब साइड 2 होती है तो एरिया √3 होता है, साइड अगर 20 हो गई तो 10 गुना साइड हो गई तो एरिया 100 गुना हो गया, तो 100 √3 आएगा। 100 √3 एक ही जगह दिख रहा है, वही करेक्ट होगा। देखो एरिया में 2 कंपोनेंट है, एक इंटीजर है एक सर्ड है, जाहिर सी बात है एक ट्राइंगल इंटीजर कंपोनेंट देगा एक सर्ड देगा, दोनों अगर सर्ड दे रहे होते दोनों जुड़ जाते, एक ही टर्म मिलता, सर्ड टर्म मिलता। दोनों अगर इंटीजर होते इंटीजर इंटीजर जुड़ जाते, सिर्फ इंटीजर मिलता। इंटीजर और सर्ड दोनों मिल रहा है, मतलब एक सर्ड दे रहा है एक इंटीजर दे रहा है, सिंपल। तो जो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है उससे में मिल गया 100 √3, 100 √3 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 100 √3, तो वही सही होगा। बट एनीवे आप इसको भी निकाल सकते हो, 12 इंटू 16/2, 12 इंटू 8 बनेगा तो ये 96 बनेगा, तो 96 प्लस 100 √3 आपका आंसर क्या हो गया, सी। और आसानी से आपका उत्तर हो गया, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सवाल में बहुत ही सरल सवाल था। देखो डायग्राम बना हुआ है जिसमें आपका ओ कह रहा है सेंटर है, उसका एंगल गामा है, उसके ऊपर एक बीटा है, उसके ऊपर वहां अल्फा है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, गामा पूछ रहा है। अब देखो ये एक स्टैंडर्ड रिलेशन होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो जान लो। गामा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा होती है। यहाँ पर गामा अल्फा प्लस बीटा होता है तो 30 और 70 क्या होता है, 100 के बराबर होता है। तो गामा की वैल्यू आपकी 100 आ गई, यहाँ पर 30 प्लस 70 होता है। इसका प्रूफ बहुत आसान है, अगर आपको करने में इंटरेस्ट है तो बता देता हूँ, नहीं याद है तो ये देखो, अगर गामा है तो इस ए बी कॉर्ड ने सेंटर पे बनाया गामा, यही ए बी कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पे यहाँ गामा/2 बनाएगी, यहाँ भी गामा/2 बनाएगी। ये वैल्यू कितनी होगी, अब अगर आप ध्यान से देखो तो आप कहोगे ये वैल्यू होगी 180 माइनस गामा/2। यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो गई, ये भी हो गई 180 माइनस गामा/2। ये एंगल तो बीटा हो गया। अब इसको आप देखो चतुर्भुज को, अगर आप ये चतुर्भुज देखो तो चारों एंगल्स का सम 360 होगा, चारों एंगल अगर जोड़ेंगे तो बनेगा 360 माइनस गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा, चारों का सम चतुर्भुज में 360 होता है। ये कटा तो गामा की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, अल्फा प्लस बीटा। तो अगर आपको ये याद नहीं था तो मैंने ये छोटा सा प्रूफ दे दिया ताकि तुम्हें ये याद हो जाए, और कोई पर्पज नहीं था। तो आंसर क्या हो गया आपका ए 100 डिग्री। बट इसको आपको एग्जाम में याद करके जाना है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स रट के बैठे हुए हैं, और तुम अगर इसको रट के नहीं गए और तुम वहां बैठ के डिराइव करो तो कांड हो जाएगा। ऐसा कांड नहीं होने देना है, तुम भी रट लो, लड़ाई है तो जो उन्होंने रटा है रटना पड़ेगा ना तुमको भी। दो नंबर 195 145 को आपने डिवाइड किया है 2 डिजिट नंबर से, तो बताना है रिमाइंडर अगर सेम है तो बताना है कितने ऐसे 2 डिजिट के नंबर संभव है। 2 नंबर दिए हैं, कह रहा है इनको तुम किसी 2 डिजिट के नंबर से अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर सेम आने वाला है, तो रिमाइंडर सेम आने वाला है। तो बताओ ऐसे कितने नंबर संभव है, जरा एक बार बताओ। तो कुल मिला के कहानी जो होती है वो होती है 195। आप कुल मिला के ऐसा कहना चाह रहे हो कि अगर मेरे पास एक नंबर है n, वो 2 डिजिट का नंबर है, उससे हमने डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर r मिलेगा। और अगर मैं 145 को भी उसी नंबर से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर r मिलेगा। तो वो कुछ इस तरह से मुझे देगा।
अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको यहां पर कुछ ऐसा मिलने वाला है, a माइनस बी इंटू एन बराबर 50। तो इससे ये पता चलता है a माइनस बी तो क्या होगा, a टाइम्स b टाइम्स कुछ इंटीजर होगा, ये यहां पर है। आप बताओ n इंटू इंटीजर अगर मुझे 50 रखना है, n इंटू इंटीजर अगर मुझे 50 रखना है तो n जो है आप ऐसे बोल सकते हो ना, n की वैल्यू आ गई 50 बटे a माइनस बी, जहां पर ये a माइनस बी क्या है, इंटीजर है। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n? n हो जाएगा 50 के फैक्टर्स, तो 50 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 भी होगा, बट हमें लेना नहीं है उसको, हमें 2 डिजिट के नंबर्स चाहिए, तो हमें नंबर्स मिल गए ना। n की वैल्यू 50 मिल गई, a माइनस बी इंटीजर को 1 रखेंगे 50 आएगा, 2 रखेंगे 25 आएगा, 3 रखने पे इंटीजर नहीं मिलेगा, फिर 5 रखोगे 10 आएगा। इसके आगे नहीं जाना है आपको, आगे भी संभव है, बट हमसे बोला गया हमें 2 डिजिट वाला नंबर ही चाहिए। तो ये वो 3 नंबर हैं जो ऐसा करेंगे। तो आंसर इसका है 3, जो कि कहीं दिया नहीं हुआ है, तो कोई भी आंसर आपका सही नहीं है। करेक्ट आंसर इज 3। 3 ऐसे 2 डिजिट के नंबर संभव हैं जिनसे अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर सेम मिलेगा। अगर आपको कोई भी शंका है तो इनसे आकर डिवाइड कर लो। 50 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आएगा, 45 45। 25 से डिवाइड करो, 25 7 175, रिमाइंडर आया 20। 25 5 125, रिमाइंडर आया 20। 10 से डिवाइड कर लो, 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 5 5। ठीक है, तो 3 नंबर्स हैं 25 50 10, जो 2 डिजिट के नंबर्स हैं और जिनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम है, जो कि आंसर में कहीं नहीं दिया है, उत्तर है 3। ठीक है, लॉजिक समझो, उत्तर गलत था इसका। यहां कह रहे हैं आपसे कि 2 की पावर 2006 को आपने 13 से डिवाइड किया, तो आपको बताना है कि आपका रिमाइंडर कितना होगा। आसान सवाल है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 की पावर 2006 आपको यहां दिया हुआ है और इसको मैं किससे डिवाइड करने जा रहा हूं, 13 यानी 13 से, और मुझे बोल रहा है कि बताओ रिमाइंडर कितना हो सकता है। तो आपको एक थ्योरम मालूम होगा कि ये जब भी प्राइम नंबर होता है और ये दोनों आपस में प्राइम प्राइम है तो ये आपस में को प्राइम है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो 2 की पावर 13 माइनस 1, क्योंकि इसका टोशंट निकालोगे, प्राइम नंबर p का टोशंट p माइनस 1 होता है, तो ये वैल्यू बनेगी 2 की पावर 12 को जब 13 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होता है, 1 होता है। तो ये वैल्यू 1 रिमाइंडर देगी। अब मैं इसको ऐसे लिखने जा रहा हूं, 2 की पावर 12 की पावर, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 1 12, 8 20 80 हो गया, 12 6 72 हो गया, 8 बचा, 12 7 84 हो गया, 84 के बाद 86 है, तो 2 की पावर 2 बच जाएगा डिवाइडेड बाई 13। तो एटलीस्ट इस वैल्यू को मैं ऐसा लिख पा रहा हूं। अब हर 2 की पावर 12 13 के साथ 1 रिमाइंडर देता है, तो उसकी पावर तुमने कितनी भी चढ़ा रखी है, इसका रिमाइंडर 1 ही होगा। और साथ ही साथ ये जो 2 की पावर 2 है ये खुद में 4 है, 4 को 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 ही रहेगा। तो आपका उत्तर हो गया, जो फाइनल रिमाइंडर है मेरा, फाइनल रिमाइंडर मेरा 4 के बराबर है। तो आंसर आपका क्या हो गया, डी। और डी आपका बिल्कुल भी 100% सही उत्तर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सिंपली क्या करना है आपको, ये होता है 2 की पावर p माइनस p अपॉन p का रिमाइंडर 1 हो जाता है अगर 13 और 2 आपके यहाँ पर प्राइम में, तो कोई टेंशन ही नहीं है। सवाल देखिए, कह रहा है कि सेलिंग प्राइस आपने एक सैनिटाइजर की 50% से रिड्यूस कर दी, नंबर ऑफ जो यूनिट सेल होते हैं वो रेडिकली 700% से बढ़ गया। इनिशियली जो प्रॉफिट परसेंटेज था वो 160% था, तो कह रहा है अभी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। जरा देखो, एक यूनिट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं 1 यूनिट ऑफ हैंड सैनिटाइजर। मान लेते हैं कि 100 रुपए इसकी कॉस्ट प्राइस है और 150% की अगर प्रॉफिट है इस पे, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 260 है। क्लियर है। अब कह रहा है कि आपने क्या किया है, इसका सेलिंग प्राइस 50% से रिड्यूस कर दिया। 50% रिड्यूस करने का मतलब ये वैल्यू 130 हो गया। क्या कॉस्ट प्राइस के बारे में कोई जानकारी दी है, नहीं। तो एक यूनिट पर आपका जो मुनाफा है अब 30% का है। लेकिन एक खास बात इन्होंने बोली है कि इसका जो सेल है वो 700% से बढ़ गया। क्या इसका कोई भी रोल है आपके प्रॉफिट परसेंट को कैलकुलेट करने में? आप कहोगे नहीं। एक आम वाला लेटर से आम बेच रहा है और मैं आपसे बोलूं कि उसके पास 70 किलो आम अभी है, तो 1 किलो आम पे मान लिया उसको 20% का मुनाफा होता है। तो जब वो 1 किलो बेच देगा और हम ये काउंट करें कि उस 1 किलो पे उसको कितना मुनाफा हुआ, तो 20% का हुआ। मान लिया वो 2 किलो बेचता तो 2 किलो पे भी 20% का मुनाफा होता, 3 किलो बेचता तो 3 किलो पे भी 20% का ही मुनाफा होता। तो कहने का मतलब है हमें क्वांटिटीज को बराबर रखना होता है। ओवरऑल सेल कितनी है उससे आपके प्रॉफिट परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ जाता
जब आप ये बोलते कि भाई देखो ऐसा है, जो बाकी बचा है वो खराब हो गया, वो बिकेगा ही नहीं। जैसे मान लिया किसी के ठेले पे 100 किलो आम है, हर किलो आम पे उसको 20% का फायदा होता है, दैट्स गुड। मान लिया आपने कहा 50 किलो बिका और 50 किलो नहीं बिका, वो खराब हो गया, सड़ गया, बर्बाद हो गया, उसको उसने फेंक दिया, तो वो पूरा का पूरा लॉस हो गया। और तब हम बोल सकते हैं कि भाई उस बाकी बचे का भी रोल है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, यहां पर सिंपली बात यह है कि भाई हमने सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर दिया, क्वांटिटी सेल बढ़ गई, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 30% ही रहेगा उसका। वो कितना भी यूनिट बेच ले, जो चीजें बिकी हैं उतनी क्वांटिटीज पे जो उसका प्रॉफिट परसेंटेज है दैट विल बी 30% ओनली। इसलिए यहां पर आपका उत्तर 30% ही होगा। अच्छा सवाल है कंफ्यूज करने के लिए, बट दम कुछ खास है नहीं इसमें। ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, बड़ा नायाब सवाल है ये। नीरज कह रहा है उसने एप्पल्स खरीदे हैं ज्यादा संख्या में ऑरेंज की तुलना में। तो एक चीज आपको दी है कि अगर आप नंबर ऑफ एप्पल्स को x मानते हैं और नंबर ऑफ ऑरेंजेस को y मानते हैं, तो ये वैल्यू आपको दी है x मोर देन y। कह रहा है वो एप्पल्स को 23 रुपए पे बेचता है और 15% का मुनाफा होता है, ऑरेंजेस को 10 रुपए पे बेचता है और 25% का मुनाफा कमाता है। उसको 673 रुपए मिलते हैं एप्पल और ऑरेंजेस को बेचने के बाद। तो बताना है कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। ये बड़ा शानदार सवाल है, क्योंकि शुरू में सवाल को देख के आपके अंदर ऐसा महसूस हो सकता है कि ये सवाल नहीं लगेगा, डेटा कम है। क्यों? देखो, आप कहोगे आपको डेटा ये दिया हुआ है कि 23 रुपए पे एक्स एप्पल्स बेचे गए हैं, 10 रुपए पे वाई ऑरेंज बेचे गए हैं और कुल कमाई 673 की हुई है। तो आप कहोगे मेरे पास ये एक इक्वेशन है बस, और क्या है आपके पास? और कोई इक्वेशन नहीं है। तो एक इक्वेशन से दो वेरिएबल कैसे निकलेंगे? तो दूसरी आपके पास इक्वेशन नहीं है, पर दूसरी आपके पास इनइक्वालिटी है, जिसको बोलते हैं असमीका। तो ये x मोर देन y जो बोला गया है, इसका इस्तेमाल करने से आपका एक तरह से दूसरी जो इक्वेशन है वो डायरेक्ट नहीं दी है बट इनडायरेक्टली दी है। और एक डेटा और भी है इनडायरेक्टली कि x और y जो होंगे आपके वो इंटीजर होंगे, पूर्णांक हैं। नंबर ऑफ एप्पल्स आपके ऐसे नहीं हो सकते 2.5 एप्पल, राइट? जब तुम खरीदने जाओगे तो नंबर ऑफ एप्पल्स विल बी इंटीजर, फुल एप्पल, फुल ऑरेंज। तो एक और डेटा है कि x और y आपके यहां सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक हैं। तो अगर आपको एक इक्वेशन दी गई है लेकिन उसके साथ कुछ और, देखो अगर एक ही इक्वेशन है ऐसे तो आप कहोगे x और y पे कोई बैरियर नहीं है, तो आप कहोगे फिर तो कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। पर यहां हो क्या रहा है कि x मोर देन y की वजह से जितने इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तुम्हें लग रहे थे पहले, क्योंकि एक इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अगर मैं आपको कुछ ना दूं, ये सब कुछ ना बताऊं और मैं सिर्फ बोलूं कि इसके बताओ कितने सॉल्यूशन हैं, आप कहोगे इनफाइनाइट। एक्स और वाई की तुम वैल्यू कुछ भी रखो, एक वैल्यू वाई की रखोगे तो एक एक्स की वैल्यू निकलेगी, भले ही दशमलव में निकलेगी। लेकिन जब आपने एक कंडीशन डाल दी कि एक्स वाई से बड़ा है, तो पहली बात तो मुझे यह ध्यान रखना है कि मैं एक्स ऐसा रखूं जो वाई से बड़ा हो। मान लिया मैंने वाई रखा और एक्स निकाला और एक्स वाई से छोटा गया, तो कहेंगे गलत है। तो कहने का मतलब जो एक अनलिमिटेड सॉल्यूशंस थे उस पर कुछ रोक टोक लगी कि नहीं लगी। ये जैसे आप घर पे हो मान लिया और आपके मम्मी पापा कोई भी नहीं है, तो आपके ऊपर कोई रोक टोक है नहीं, आप कुछ भी करते हो फिर, है ना? कुछ लोग कहते हैं मम्मी पापा नहीं है घर पे, तो चलो आज घर में ही सुट्टा मारेंगे। अब घर में होते हैं तो न जाने कहां खेत खलिहान में जाके पता नहीं कहां कहां सुट्टा मारते हैं लोग। मम्मी पापा घर पे तो ऐसा संभव नहीं होता है। दोनों लोग हैं, मान लिया पापा हैं मम्मी नहीं है, तो पापा थोड़ी देर के लिए बाहर किसी से बात करें तो भी तुम अंदर कुछ कर सकते हो। दोनों लोग हैं तो तुम कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो। ऐसे ही कहानी होती है अगर मम्मी पापा घर पे नहीं है। एक गाना भी आया था, बड़ा ही खतरनाक लिरिक्स था उसका, कुछ था ऐसा, मॉम डैडी है नहीं घर पे, आगे आपको पता होगा। बहुत ही मतलब पहली बार जब मैंने गाना सुना, इसका लिरिक्स सुना, मैंने शॉक रह गया। मैं क्या हो गया भैया, ऐसे ऐसे गाने बनने लगे अब। कुछ तो करेंगे मिलके पिछले कमरे में जाके, मतलब अजीब सा गाना था। ठीक है, बड़े नहीं हुए, मुझे लगा आप काफी प्रोग्रेस कर रही है हमारी सोसाइटी। ठीक है, इस तरह के गाने को अगर हम लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं आज की डेट में, या बन रहे हैं एटलीस्ट, तो मतलब काफी आगे निकल गए हम लोग। एनीवे, लेट्स कम बैक हियर। सो अब कहने का मतलब है लिमिट लग रही है ना? मम्मी पापा दोनों है तो लिमिट लगी, तो हो सकता है अब ज्यादा संभावनाएं ना हो, ये अनलिमिटेड सॉल्यूशन वाला आदमी चुपचाप बैठ के पढ़ाई कर रहा हो। ठीक है, तो वही यहां पर होगा, अभी दिखाता हूं मैं आपको। अब आप पहले तो देखो, मान लेते हैं x बराबर y है, हमें पता है x बराबर y नहीं है। एक रफ आइडिया लगाते हैं कि x और y क्या हो सकता है लगभग। अगर आप x बराबर y मानोगे तो यहाँ 33 बनेगा, 33 दूना 66, 660 होता है। तो आप कहोगे कि लगभग 20-20 के आसपास की वैल्यू अगर हम दोनों को दे दें
20-20 के आसपास की वैल्यू दोनों को अगर दे दे तो ऑलमोस्ट इसके बराबर हो रही है इक्वेशन, लेकिन आपको पता है 20 और 20 नहीं। एक बात का और ख्याल रखना, इसके अंत में ये जो 10 का मल्टीपल है, इसका सिंपल सा मतलब है कि आप x को ऐसा लो, ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं मेरे पास 10y है और ये 673 माइनस 23x है, मैं x को ऐसा लूं कि ये सब्ट्रैक्ट हो गया, अंत में 0 आए, क्योंकि नहीं आया तो ये 10 कैसे कटेगा। तो अब ये भी ध्यान रखना है आपको कि आप जब x की वैल्यू लोगे तो x की वैल्यू में आपको ये विशेष ख्याल रखना है x y से बड़ा हो और x के अंत में 1 आ रहा हो, तभी मल्टीप्लाई होकर अंत में 3 आएगा, तभी डिफरेंस निकाल के अंत में 0 आएगा, तभी y इंटीजर आएगा। अब आप कहोगे x को 20 से बड़ा रखना है, x को 20 से बड़ा रखना है और अंत में 1 रखना है, तो x की वैल्यू नेचुरली क्या हो गई 21। तो आप कहोगे जरा 21 वैल्यू जो है वो ट्राई कर लेते हैं, तो ये होगा 23 इंटू 21 प्लस ये कितना होगा देखते हैं, 673 है। 23 इंटू 21 अगर आप निकालते हो तो कितना आएगा जरा बताओ, 483 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। और x की वैल्यू निकालोगे तो 190/10 19 आ गया। सॉरी ये y था ना, 10y था ना, y की वैल्यू यहां से 19 आ जाएगी। तो x 21 हो गया और y 19 हो गया। आप कहोगे इसके अलावा भी तो कुछ हो सकता है, एक ही कैसे होगा। मैं कहूंगा चलो देख लेते हैं। आपको पता है x की अगर कोई और वैल्यू आपको माननी है तो जाहिर सी बात है आप 21 से बड़ी वैल्यू लोगे तो 31 लोगे। 31 लेते ही जरा ध्यान से देखना क्या होगा, 23 इंटू 31 की वैल्यू जरा ध्यान से देखो। आप कहोगे 31 दूना 62 620 हो गया और 31 तिया कितना होता है 93 होता है। ये जो वैल्यू है इसका टोटल जो है 673 से बड़ा निकल गया, ये तो हो ही नहीं सकता भैया। एप्पल और ऑरेंज मिला के 673 रुपए बनना चाहिए। यहां तो अकेले 31 लेने पे एप्पल भाई साहब ही अकेले 600-700 के ऊपर निकल गए, तो ये चलेगा नहीं। इसलिए केवल एक वैल्यू संभव है। लिमिट जो लगा है ना, दो कंडीशंस जो है उसकी वजह से सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, वह है x 21 और y 19। तो जो हमें एक इक्वेशन दिख रही थी एक्चुअली में उसको हम यहां सॉल्व कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द कंडीशंस। अब कुछ नहीं है सवाल में यार। आप कहोगे इनका सेलिंग प्राइस 673 है, जरा कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं टोटल। अब कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए एक डेटा और यूज करना पड़ेगा आपको। इसने कहा था जब 23 सेलिंग प्राइस थी तो इस पे आपको कितना मुनाफा था 15% का, इसका मतलब सीपी क्या है 20 है। एक और बोला था कि जब 10 रुपए सेलिंग प्राइस है तो मुनाफा 25% का है, तो ये वैल्यू आपको पता है कितना 8 है। तो सीपी 20 और 8 लेके चलोगे जब, तो आप कहोगे 21 क्वांटिटी हैं जिनका 20 रुपए रेट है और 19 क्वांटिटी हैं जिनका 8 रुपए रेट है कॉस्ट प्राइस में। तो इसका टोटल निकालो, 19 8 152 और 420 572। 572 से 673 यानी कितना हो गया 101। अब देखो वैल्यू कितनी हो गई 101/572। ये तुम्हें निकालना है, ये तुम्हें निकालना है। जल्दी कैसे निकालोगे, ऐसे डी लगा देना सीधे। हम कहोगे इतना तेज क्यों लगा रहे हो, मैं बता रहा हूं क्यों लगा रहा हूं। इस वैल्यू को ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो क्या ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी होगी। आप कहोगे बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी नहीं होगी लेकिन बड़ी तो होगी पक्का। ये वैल्यू जो 101/600 है, क्या ये 100/600 के आसपास है। यस, ये वैल्यू आपकी 16.66% है। क्या आपको ये महसूस हो रहा है कि 16.66% से सिग्निफिकेंटली हायर होगा। तो आप कहोगे 16.66% से ये तो बहुत करीब है, 0.11% आगे है, सिग्निफिकेंटली हायर नहीं है। आंसर हो गया डी। लेकिन आप कहोगे सर ये तो वही बात हो गई कि आपने डी सीधा लगा दिया, हायर तो अभी तक सी गलत कैसे होगा, जरा थोड़ा और समझा दो। तो समझा देता हूं। मैंने जिनको परसेंटेज पढ़ाया हुआ है, जिन्होंने मुझसे परसेंटेज पढ़ाया, उन्हें कैलकुलेशन में बड़ी सरलता होती है क्योंकि वो इसको ऐसे भी देख पाते हैं। वो कहते हैं कि ये वैल्यू जो 101/572 है ना, और यहां पर ये वैल्यू आपकी 100/600 है। आप रफली जरा चेंज देखो, ये कितना है, लगभग 30 का लेस है। 30 लेस होना मतलब 5% लेस। आप जब डिनोमिनेटर को 5% से कम कर देते हो तो आपकी जो ओवरऑल वैल्यू है ना, वो ऐसे लगा लो कि अगर परसेंटेज रेंज 5% के आसपास है, मैं आपको एक तरीका दे रहा हूं, इसका एक्सप्लेनेशन कभी बाद में और डिटेल में कर दूंगा। जिन्होंने मुझसे परसेंटेज पूरा पढ़ा उन्हें ये सब पता है। अगर आपने डिनोमिनेटर को 5% से कम कर दिया है तो वैल्यू आपकी लगभग 5% से बढ़ जाती है ओवरऑल। तो अगर यहां 16.66% है तो ये वैल्यू क्या है 5% से ही लगभग बढ़ जाएगी। ये एग्जैक्ट नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटेड 5% के आसपास बढ़ेगा ये। तो 5% अगर इसको बढ़ाते हो तो इसका 1% 0.166 है,
तो 0.83 के आसपास बढ़ा दोगे तो 17 के ऊपर निकल जाओगे, 17.5 के आसपास तो दिख ही रहा है तुमको। डी ऑप्शन लगा दो, ठीक है। अगर आपको मेरी बातों पर शक है तो भैया सीधा जाके इसको डिवाइड करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइड इट, 101/572 डिवाइड कर लो, आपको 17.65% दिख जाएगा। मैंने तुम्हें समझाया कि एक वैल्यू ले लो जो इसका फ्रैक्शन तुम्हें पता है, उससे देख लो इसका डिनोमिनेटर तुमने लगभग कितना कम कर दिया। न्यूमरेटर में कमी तो यार, न्यूमरेटर में बढ़ोतरी जो है 1% का, उसको छोड़ दो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तुमको। ये देखो बस, इसको देखो, इन दोनों को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 600 572 लगभग 5% की कमी, तो न्यूमरेटर लगभग 5% बढ़ जाएगा, खत्म बात। ओवरऑल 5% बढ़ा दो, 16.65% से अगर बढ़ाते हो तो डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो अच्छा सवाल था ये, बहुत ही शानदार सवाल था। इस सवाल को अब देखो, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहा थे, कह रहे अमन विंडो पे बैठा है, नोटिस करता है कि वो 25 इलेक्ट्रिसिटी पोल गिन सकता है 1 मिनट में। अगर वो 75 मीटर अपार्ट है तो बताओ कि इसकी स्पीड क्या है। अब देखो ये सवाल क्यों लिया है मैंने, इसका कारण है, आप 68वें सवाल में फंस के 5 मिनट बर्बाद कर दोगे और इसकी वजह से होगा क्या कि इस टाइप के सवाल तुम देख ही नहीं पाओगे। पेपर में 100 सवाल तुम्हें देखने हैं, अगर तुम 100 सवाल देख नहीं पाए इसका मतलब है तुमने बहुत आसान सवाल मिस कर दिए होंगे और तुम कठिन सवालों में अपना टाइम बर्बाद कर बैठे। तो ऐसे होता है कि यहां बीच में देखो एक सवाल छुपा है जो काफी लंबा है, अंदर नहीं देखो सवाल, लल्लू सवाल। तो पहले इसको करो ना छांट छांट के, फिर आओ उस पे। ये नहीं कि जो आया है उसको करेंगे, हम बहुत बड़े योद्धा हैं, हमारे सामने जो चुनौती आती है, हमने सीखा है कोटेशन में कि किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं हम। हमने कोटेशन में सीखा हुआ है इम्पॉसिबल का मतलब भी होता है आई एम पॉसिबल। तो अगर मैं अटेम्प्ट ऐसे भी करूंगा कि मैं कठिन कठिन सवालों को भी पहले उठाऊंगा तो भी सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि आई एम पॉसिबल का मतलब होता है, इम्पॉसिबल का मतलब होता है आई एम पॉसिबल। ऐसी थॉट्स लेके जाओगे ना, बर्बादी सुनिश्चित है तुम्हारी। 100 सवाल हैं, छांट के सही से करो, ईगो पे मत लो कुछ, ठीक है। ये सवाल देखो, अब देखो क्या है 25, क्योंकि जो ये पहले करके आएगा उसके पास क्या होगा, टाइम ज्यादा होता नहीं है। फिर वो ये सवाल अगर पढ़ भी पाएगा तो कहेगा 25 खंबे 75 मीटर दूर हैं तो 25 × 75, बट यही धोखा हो जाएगा। 25 खंबे अगर 75 दूर है तो टोटल उनके बीच की दूरी 24 × 75 होगी। 2 खंबे होते हैं तो 2 × 75 नहीं होगा, 2 खंबों के बीच में 1 × 75 होगा। 3 खंबे होंगे 2 × 75 होगा। 25 खंबे तो टोटल दूरी 24 × 75 की है। और साथ ही साथ आपको दिया कि 1 मिनट में ऐसा हुआ है, 1 मिनट में अगर ऐसा हुआ है तो वो 60 सेकंड के इक्विवेलेंट होता है। तो ये जो वैल्यू है ये हो गई आपकी मीटर पर सेकंड। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं। 15 चौके 60, 4 छक्के 24 और 15 पचे 75 ये था, तो 6 पंचे 30 मीटर पर सेकंड आ गया। 30 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है 108 किलोमीटर पर आवर। 18/5 कर लो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए, तो 5 छक्के 30, 18 छक्के 108, आपकी वैल्यू होगी 108 किलोमीटर पर आवर। दैट्स द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, 2 गाड़ियां हैं, उनका स्पीड का रेशियो आपको दिया है 4:5, उनकी लंबाइयों का अनुपात दिया है 5:6। बताना है कि रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस द पोल। किसी भी पोल को क्रॉस करने में जो गाड़ियां होती हैं वो अपनी लंबाई के बराबर चलती हैं दूरी, और उसकी पहले की स्पीड क्या है 4 है। दूसरे का जो टाइम होगा क्रॉसिंग वो आप कहोगे स्पीड है 600 और सॉरी दूरी है 600, डिस्टेंस है 600 और ये 5 हो गई। इसका रेशियो अगर आप निकालने जाओगे सर तो आपको मिलेगा 25:24। मैंने दोनों का क्रॉसिंग टाइम लिखा है पहले और दूसरे का, और उससे रेशियो आपको मिल गया 25:24। अत्यंत ही निहायत सरल सवाल था, आंसर हो गया। 84वां सवाल देखिए। अमन अमित अमर, अमन अमित अमर एक काम को सेपरेटली 50, 55 और 70 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम शुरू किया उन्होंने, लेकिन अमर ने काम 5 दिन पहले छोड़ दिया, अमन ने 3 दिन पहले छोड़ दिया, अमर ने 5 दिन करके छोड़ दिया है, अमन ने 3 दिन में छोड़ दिया काम, 3 दिन बचा तब छोड़ दिया। कितने दिनों में काम पूरा होगा? अब इस सवाल में देखो प्रॉब्लम क्या है, डेटा 50, 55, 70 का जो एलसीएम होगा वो इतना सिंपल नहीं आने वाला है, थोड़ा बड़ा सा होगा। डेटा भी देखो कितना अजीब सा दिया हुआ है, एक्सप्रेशन सिंपलीफाइड 170, 47 नीचे है 147, 49। तो कहने का मतलब है कि इस सवाल में आपको कैलकुलेशन में वक्त जाएगा, तो ये सवाल भी आप राउंड 2 में करें। टाइम एंड वर्क का सवाल है, नोन पैटर्न है, सब जानते हो तुम कैसे होना है। एलसीएम निकाल के होना, बट एलसीएम इतना सिंपल नहीं है। 50, 55, 70 5 × 11 बनेगा, एक में 14 × 5 बनेगा, 7 भी आएगा, 11 भी आएगा, 5 भी आएगा, 2 भी आएगा। तो इट्स ए लंबा क्वेश्चन, कैलकुलेशन लंबी है इसकी, थोड़ा सा सदर करो, इसको सेकंड राउंड में करो। वाई नहीं, लेट्स सी हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया तुम्हारा 50, ये हो गया तुम्हारा 55 और ये हो गया 70। देखो ये है तुम्हारा अमन, ये है तुम्हारा अमित, ये तुम्हारा अमर, ए,
इसका जब एलसीएम निकालने जाओगे सर, तो एलसीएम देखो क्या होगा। 50 को हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 55 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 11, 70 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अगर आप एलसीएम निकालने जाओगे तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1। तो दिस इज योर एलसीएम। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहूं तो ये वैल्यू कितनी आएगी, सिंपली 25 दूना 50, 350 इंटू 11, और 350 इंटू 11 अगर आप करोगे तो ये वैल्यू 3850 है। तो आपका जो एलसीएम आया वो 3850 आया। ये काम है, कुल काम है। तो जितने दिनों में काम पूरा होगा इतने यूनिट काम हो जाएगा। लेकिन अब सवाल करें कैसे, पहले सबकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालो, पर डे का काम निकालो। 50 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे सर तो ये 25 दूना 50 कटेगा, ये बनेगा 77। 55 अगर हटाते हो तो 11 इंटू 5 55 हटेगा, ये वैल्यू बचेगी 70। अगर मैं 70 हटाऊंगा यहां से तो 5 और 2 10, ये बनेगा 55। कहने का मतलब क्या है, दिस इज इंडिविजुअल एफिशिएंसीज। अब देखो जो काम हुआ है वो काम इतना हुआ है, ठीक है, इतने नंबर ऑफ डेज में हुआ है। कितना काम हो गया, 3850 यूनिट का, जो अरेंजमेंट क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से। लेकिन हमें थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम या तो नंबर ऑफ डेज को एक्स माने और अपना टाइम खराब करें, वो सब कुछ नहीं करूंगा मैं देखो क्या करने जा रहा हूं। मैं पहला काम ये करने जा रहा हूं कि हमें यह दिया हुआ है कि किसी ने 3 दिन पहले काम छोड़ा है, ध्यान से देखना, और किसी ने 5 दिन काम करके छोड़ा है। किसी ने 5 दिन काम करके छोड़ा है और किसी ने 3 दिन काम पहले छोड़ा है। किसने 5 दिन काम करके छोड़ दिया है, तो 5 दिन काम करके छोड़ा है, उसका नाम है अमर। तो अमर का 5 दिन का काम जरा बताओ कितना है, अमर का 5 दिन का काम कितने का है। तो आप कहोगे अमर का 5 दिन का काम है 5 इंटू 55 का, है कि नहीं है, यस। इतना काम अमर ने उन 5 दिनों में किया होगा। अच्छा, ये जो अमन है उन्होंने 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो अमन का 3 दिन का काम कितना है। आप कहोगे अमन का 3 दिन का काम है 77 इंटू 3। अब देखो बहुत ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूं। ये जो कुल काम हुआ है इस अरेंजमेंट में, इसमें मैं इनका काम हटाने जा रहा हूं। मतलब अगर मान लिया मैं कह रहा हूं ये नहीं होते तो इतने ही दिनों में कितना काम होता। आप कहते अगर ये नहीं होते तो इतना काम कम होता। क्या हमने नंबर ऑफ डेज पे कोई फर्क डाला है, नहीं। हम कह रहे उतने ही दिन हैं, इनको हम काम नहीं करने देंगे, इन्होंने 5 दिन किया, हटा दो। ये कौन थे, अमर। तो अमर को हमने हटा दिया, अमर को हमने हटा दिया। अब अमर को हटाने के बाद यहां कौन बचा, यहां बचा अमित प्लस अमन, यहां तक, क्योंकि अमर को हमने हटा के यहां माइनस कर दिया है। अब यहां पर अमन नहीं है, अमन को यहां ले आते हैं। अमन को अगर लाके 3 दिन और दे देते तो टोटल काम कितना हो जाता, आप कहते 77 इंटू 3 और हो जाता। क्या हमने नंबर ऑफ डेज में कोई परिवर्तन किया टोटल वाले में, नहीं, वो उतना ही है, बस हम अमन को ले आए। अमन को हम इसलिए ले आए हैं क्योंकि अब सिनेरियो ऐसा हो गया है कि अमन और अमित का जो कुल काम है वो इतना है। यहां से लेके यहां तक अमन और अमित को हमने दोनों को कंटिन्यूअस बना दिया, अमर को हमने हटा दिया। नंबर ऑफ डेज हमने कुछ भी नहीं बदला है, वो तो नहीं है, उसी में किसी को घटाया किसी को जोड़ दिया। तो ये वो काम है जो अमन और अमित कर सकते हैं उतने ही दिनों में जितने दिनों में ये काम पूरा हुआ है। तो अमन और अमित की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो है ये दोनों का सम 147, से डिवाइड कर दो आपको उत्तर आ जाएगा। ये आंसर है आपका। तो कोई हमने एक्स से ज़ूम नहीं किया। अब देखो कैसे करेंगे हम। आप कहोगे यहां से 11 कॉमन ले लो तो 7 3 21 बनेगा, 11 कॉमन लिया तो 25 बनेगा, -44 होगा ये। तो ये वैल्यू हो गई 3806 बटे 147। अब देखो जो भी आंसर है वो 25 से कम है या 25 से थोड़ा ज्यादा है, तो 25 आसान होता है निकालना किसी भी चीज का। 25 अगर निकालना हो मुझे तो 147 का अगर आप 1/4 निकालोगे, 1/4 25% होता है, तो जरा देखो कितना रहा है, 4 3 12, 4 3 12 या 2 27 हो गया, और 4 छक्का 24 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, 4 छक्का 24 हो गया, समथिंग समथिंग आएगा। तो कहने का मतलब है 3600 समथिंग समथिंग आ रहा है, यानी 25 गुना अगर हम इसको ले जाएंगे तो 3600 समथिंग समथिंग आएगा।
ये 3800 समथिंग समथिंग है, यानी आंसर 25 से बड़ा हो गया। 25 से बड़ा हो गया तो मेरा आंसर क्या हो गया, डी। एक ही आंसर 25 से बड़ा है तो वही सही होगा। आप कहोगे नहीं नहीं ऐसे तो हम नहीं मानेंगे, तो चीटिंग है सर, एग्जैक्ट निकाल के दिखाओ, तो निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कर रहे थे ना, एग्जैक्ट निकाल लो आप, ठीक है। ये ऐसा आ जाएगा 147 को अगर आप 100/4 करोगे तो 3675 आ जाएगा। तो यहां पर अगर 3675 हटा दें तो 25 तो हो गया। 3675 से इसकी दूरी कितनी है, 25 6 31 131, तो 131/147 आपका एग्जैक्ट आंसर भी आ जाएगा। तो 25 से ऊपर अगर दो वैल्यूज दी होती, दोनों में फ्रैक्शनल डिनोमिनेटर 147 होता, तो भी एग्जैक्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते थे। ये सवाल कैलकुलेटिव है, नोन पैटर्न है बट कैलकुलेटिव है, सतर्क रहना पड़ेगा एग्जाम में, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। 8 आदमी 10 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days एंड 35 men एंड 34 बॉय कैन डू द सेम वर्क इन 2 days। द टाइम टेकन बाय 16 men एंड 20 बॉयज टू डू द सेम टाइप ऑफ वर्क विल बी। बहुत आसान सवाल है, नोन पैटर्न है, थोड़ा बहुत 2-4 लाइन लिख के सॉल्व करना है इसको। बट अंडर प्रेशर जब आप होते हो तो 2-4 लाइन लिखते हो, लेकिन जो लोग बहुत कूल होते हैं, परेशान नहीं होते हैं एग्जाम से, कहते हैं एग्जाम ही तो है, परेशान होंगे तो ज्यादा अच्छा थोड़े ना हो जाएगा, तो कूल रहेंगे, वो इतना सतर्कता से इस आंसर का लगाते हैं उत्तर कि वो सीधा उत्तर लगा देते हैं 4 दिन। फिर आपको तो अरे तो डैम इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट नहीं, वो शांत आदमी है, शांत है, लगा दिया। कैसे, देखो बहुत लूपहोल था इस सवाल में। सवाल ऐसा डिजाइन किया गया है, 8 आदमी 10 बच्चे 8 दिन, और जो पूछा गया देखो क्या है, 16 आदमी 20 बच्चे, इसका डबल इसका डबल, जब दोनों डबल डबल हो गए तो टाइम आधा लगेगा कि नहीं 8 का, यस 4 दिन। तो आपको इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो कुछ रटो मत, यह है कॉमन सेंस। हमेशा हमारी आदत क्या है कि किताबों के थ्रू हमने इतना रट लिया है कि हमेशा इक्वेशन बना के इस सवाल को करेंगे। हम ये भूल जाते हैं देखना कि कहीं ये वैल्यू कोई डायरेक्ट फैक्टर तो नहीं है। अगर दोनों को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टाइम 8/2.5 हो जाता, यहां 2 से मल्टीप्लाई हो गए सारी चीजें तो एफिशिएंसी डबल हो गई, टाइम आधा हो गया। तो यहां कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि कभी डेटा अगर इस प्रकार का आ जाए तो तुम बैठ के इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हो, आएगा वही, उसमें दूसरी इक्वेशन आप यूज करोगे, फिर सॉल्व करोगे तो आएगा 4 ही दिन, लेकिन कितना समय तुम्हारा बर्बाद हो गया। ये तो वही हो गया कि आदमी डबल हो गए, बच्चे डबल हो गए, तो जो काम करने वाले लोग हैं वो एग्जैक्टली डबल हो गए, समय आधा लगेगा ना, 8 से 4 दिन। तो ऐसे लगा दो। ये सवाल इसलिए मैंने पिक किया आपको दिखाने के लिए कि दिमाग शांत रखो एग्जाम में, तो बड़ा मजा आएगा। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू दी है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू दी है आपको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख लो। 45 इसलिए क्योंकि कोसेक सेक बराबर हो जाएगा, साइन कॉस बराबर हो जाएगा। अच्छी बात यह कि एक्स वाई दोनों बराबर हो जाएंगे, 1 - 1/√2, क्योंकि हमने क्या किया, थीटा को 45 डिग्री रख दिया है। और जब ऐसा करेंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी, सॉरी √2 - 1/√2, ये वैल्यू आपकी ओवरऑल हो गई 1/√2। एक्स वाई दोनों 1/√2 हो गए। जो मुझे निकालना जरा उसको ध्यान से देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर 1/2 इंटू 1/2 विल बी 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 1 + 3, तो 4/4 कितना हो गया आपका उत्तर 1। जरा देखो एक्स वाई के बराबर होने पे 1 कहाँ रहा है, एक्स बराबर वाई रखने पे ये वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, तो ये गलत हो गया, ये तो अनडिफाइंड हो गया, गलत हो गया, 1 यही आ रहा है, तो यही सही है, सी ऑप्शन। तो सीधे आप 45 डिग्री रखो, आपका आंसर आ गया। और 45 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि देखो कॉस है एक में, दूसरे में साइन है, एक में कोसेक है, दूसरे में सेक है, तो 45 पे दोनों एक्सप्रेशन ही इक्वल हो गए, एक्स वाई बराबर हो गए, तो आसानी हो गई आपको। अगर आपको इसको ट्रेडिशनली करना है तो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन एग्जाम यार ट्रेडिशनली हर सवाल करने से ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं आने वाला। एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 - साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, जिसको हम बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। वाई की वैल्यू सिंपली आपकी हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। अब आप कहोगे कि हम एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर निकालेंगे, तो मैं कहूँगा निकाल लो। ये अगर आप निकालोगे तो आपको मिलेगा सिंपली कॉस की पावर 4 बटे कॉस स्क्वायर, अल्टीमेटली कटेगा तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो गया। अब अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 निकालते हो तो क्या मिलेगा आपको, कॉस की पावर 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। देखो कितना लिखना पड़ेगा आपको, अगर आप इसमें ट्रेडिशनल प्रोसेस में गए तो लिखते लिखते ही जान जा सकती है तुम्हारी। मैं चाहता नहीं कि तुम्हारी जान अभी चली जाए, शादी तो हुई नहीं है तुम्हारी। हाँ, कई लोग तो अब कह रहे हैं हमारी जान तो अभी हमें मिली ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के साथ इतना बड़ा कांड ना हो। ये वैल्यू आपकी आ गई है ना,
ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को पता है क्या बोलते हैं, नीचे बच जाएगा अभी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा और जो तुम्हारे पास बचेगा वो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ये जो एक्सप्रेशन बचा है वो यही है, ये 1 हो गया। अब ट्रेडिशनली कौन करेगा यार बार बार ये सब सवाल, तो थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ेगा वरना एग्जाम में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू रखो और लगाओ, सीधा सवाल है, आसान सा। 93 नंबर का सवाल, कॉट थीटा दिया हुआ है, निकालना है। लोग कहेंगे चलो थीटा की वैल्यू रख देते हैं। अरे कॉट थीटा फिक्स दिया हुआ है यार 0.273, तो वैल्यू रख नहीं सकते हो कि 45 डिग्री रख दिया अपने मन से, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, कॉट थीटा फिक्स दिया हुआ है, हम रख नहीं सकते हैं, मजबूर हो तुम, अब कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, कॉट थीटा की वैल्यू 0.273। हाँ जी, ये एक्सप्रेशन ध्यान से देखना, कोसेक स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा करोगे तो पहला टर्म अलग कर लो, कोसेक कटेगा 1/sec कॉस स्क्वायर बनेगा, यहां सेक कटेगा 1/cosec साइन बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन 1 के बराबर है, माइनस कॉट थीटा, तो तुम्हें जो निकालना है वो 1 माइनस 0.273 निकालना है, तो ये वैल्यू है 0.727, दैट्स द आंसर। वो बी ऑप्शन। जोश जोश में कई लोग डी लगा देते हैं, 0.0727, ऐसा नहीं है बालक, 0.727। गलती नहीं करना है, हो जाती है मिस्टेक्स यार, दशमलव इधर उधर हो जाता है, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती बहुत है, इसलिए शांत रहना बहुत आवश्यक है। पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी अगर आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक करी। क्वेश्चन नंबर 97 करो जरा। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसकी हाइट 20 है, रेडियस 7 है, रेक्टेंगुलर सॉलिड लिया है आपने, उसका हाइट 12 सेंटीमीटर है, स्क्वायर बेस है, उसको आपने प्लेस कर दिया है इनसाइड द सिलेंडर सच दैट ईच ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द सॉलिड is tangent to the cylindrical wall. Liquid is then poured into the cylinder such that it reaches to the brim. The volume of the liquid is. So आसान सवाल है, कोई खतरनाक सवाल नहीं है, जरा इसको करने की तुम कोशिश करो। अब हमको तुम्हें कराना पड़ेगा विजुअलाइजेशन इस चीज का यार, तो कुछ तो लाना पड़ेगा। तो कुछ कुछ चीजें ना आपके लिए बचा के रख लेता हूं मैं, कि यहाँ 3D में काम आएगा बच्चों को विजुअलाइज कराने में। ठीक है, देखो तो क्या कह रहा है तुमसे। यो है तुम्हारा रेक्टेंगुलर ब्लॉक, है ना, ऐसे ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है ये, है ना। अब कह रहा है इसको तुम्हें डालना है किसके, एक सिलेंडर के अंदर इस तरीके से कि ये जो कॉर्नर्स है ना इसके, ये सिलेंडर की सतह को टच करेंगे, टैंजेंट हो जाएंगे। तो आप विजुलाइज करो कि ये एक सिलेंडर के अंदर है। अब अगर सिलेंडर के अंदर आप इसको रखोगे, ठीक है, तो ये कॉर्नर क्या होगा, सिलेंडर के सरफेस को टच करेगा। अब खास बात क्या होगी कि ये जो सरफेस है ये वाला, ये और सिलेंडर का सरफेस यहां ऐसे बनाएगा, कर्व्ड पोर्शन बनाएगा कि नहीं बनाएगा ये। तो ये जो सॉलिड सिलेंडर के अंदर तुमने डाल दिया है, तो उसकी वजह से क्या होगा सर कि ये उतना पानी नहीं भरने देगा जितना वॉल्यूम इसका है। अब ये जो सरफेस है, इस सरफेस के आगे ऐसे कर्व्ड पोर्शन होगा सिलेंडर का, क्योंकि ये सिलेंडर के अंदर है, ये कॉर्नर टच कर रहा है, तो यहां ऐसे कर्व पोर्शन होगा सिलेंडर का। तो आप खुद देखो, ये वाला जो गैप नहीं है, ये वाला गैप, ये ऐसे गैप दिख रहा है, इसमें पानी आएगा, इस पोर्शन में, गैप में, हाथ और इसके बीच में देखना, कर्व पोर्शन के बीच में गैप है, तो ऐसे चारों तरफ पानी आएगा। तो अब जरा देखते हैं सवाल। तो देखो क्या रहा है भैया, आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है। अब सिलेंडर बड़ा है, ये भी एक चीज खास बात है, देखना है हमको। सिलेंडर जो है कौन है, पता नहीं कौन है, ठीक है। तो ये देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका हाइट 20 दिया हुआ है, रेडियस आपको दिया हुआ है 7, यहां से यहां तक की दूरी क्या है 7 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर सॉलिड जो आपने डाला है ना, वो आपने 12 सेंटीमीटर की ही हाइट तक डाला है। अच्छा, तो ये मान लेते हैं 12 है। तो जो तुम्हारा रेक्टेंगुलर सॉलिड मैंने तुम्हें अभी दिखाया था ना, वो रेक्टेंगुलर सॉलिड जो है इसके अंदर पड़ा हुआ है, बट वो ऐसा नहीं कि पूरी हाइट तक है, वो इतना ही है ना, लाइक दिस। तो ये सरफेस को टच कर रहा है, ये आपको मेंटली जो मैंने अभी विजुलाइज कराया उसी के हिसाब से आप देख लो। तो ये सॉलिड इसके अंदर हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि इधर इधर जो गैप होगा ना उस सरफेस के बीच में, ये इस तरह का मैंने आपको विजुलाइजेशन दिखाया था। अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। मैंने आपको समझाया था कि देखो ये वाला जो पोर्शन होगा इसमें पानी आएगा, इसी को आप 3D में विजुलाइज कर लो, इसी को आप ऐसे विजुलाइज कर लो कि यही चीज इसे डेप्थ लेके बैठी है ना। ये सामने से आप ऊपर से देखोगे तो आपको दिखेगा इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी। तो आपको क्या समझना है सर कि पहले तो देखो इतनी हाइट तक, 8 की हाइट तक तो सिलेंडर पूरा ऐसे भर सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना।
क्लियर है ना, क्योंकि दिया हुआ ना पानी रिम तक पहुंच रहा है, रिम तक तो ऊपर तक जाएगा, तो इतने पोर्शन में तो सिलेंडर अपना मस्त खुद ही रहेगा, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। बट बाकी नीचे भैया रेक्टेंगुलर ब्लॉक अपने आयतन के बराबर पानी नहीं भरने देगा। तो कुल मिला के अगर मुझे लिखना हो इसको, तो मैं कह सकता हूं कि सिलेंडर का जो कुल वॉल्यूम है वो कितना है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इतना सिलेंडर का कुछ आयतन है, कुल आयतन है, इसमें से घटा देते हैं इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का आयतन। तो ये मैंने आपको विजुलाइज करा है पानी कहां जाएगा, ठीक है, यहां जाएगा और इतने वाले पोर्शन में जाएगा। लिखना बहुत आसान है क्योंकि सिलेंडर के वॉल्यूम में रेक्टेंगुलर ब्लॉक का आयतन घटा देना है मुझे। तो ये रेडियस अगर 7 है तो ये 14 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो विकर्ण अगर 14 है तो ये वैल्यू 7√2 हो जाएगी। तो इसका एरिया कितना होगा जरा बताओ, इसका वॉल्यूम कितना होगा। आप कहोगे आपके पास ये हाइट 20 दी हुई है, तो आप ऐसे कहोगे L इंटू बी इंटू एच होता है, तो 7√2 इंटू 7√2 इंटू 12, ये आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वॉल्यूम हो गया। ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, 749 दूनी 98 एक तरह से। अब देखो यहां से मुझे कॉमन निकालना है सर, तो ये 49 है, 49 इंटू 4 बाहर निकाल सकता हूं जो कि 196 होता है। तो यहां बचेगा 5 पाई, 49 इंटू 4 यहां से 2 और चला जाएगा तो ये 196 बनेगा, यहां बचेगा 6, तो 5 पाई माइनस 6। सो 196 5 पाई बाई 6 कहाँ है दिया हुआ आपका, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। सो डी इज द राइट आंसर, 196 इंटू 5 पाई माइनस 6, डी ऑप्शन इज राइट। 196 इंटू 5 पाई माइनस 6, डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आज का सेशन हो गया खत्म। रैमॉक 2 के 20 क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन कर दिया है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मजा आया। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है पीडीएफ का, ड्राइव का, कर लो। तीसरा मॉक भी सॉल्व कर लो, इसका वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगा। कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये सेशंस किस तरह से फायदा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करने में कोई खामी नहीं है, कर देना चाहिए, ठीक है, ज्यादा नहीं, एटलीस्ट थम्स अप प्रेस कर देना। बाकी अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और खूब जम के पढ़ाई करो। ठंडी तुम्हारी पढ़ाई के रास्ते में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।